नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे थे, जिसमें हमने सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसके सेंटर पे कितना आया था, फार्मूला क्या आया था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। और कोई वायर हो उसके कारण भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, उस पर लाइन चार्ज डेंसिटी हो दिया गया हो तो उसके कारण क्या फार्मूला आया था, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। फार्मूले आप याद करते रहें, चाहे तो अलग से एक फार्मूले की शीट बना लें धीरे धीरे। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं उनके कारण। अभी हमने सर्कुलर आर्क के कारण या फिर रिंग के कारण पूरा हमने उसके सेंटर पर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम उसके एक्सिस पर किसी डिस्टेंस पर निकालना सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये तो हो गया किसके कारण और कहां पे निकालना है, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक चार्ज रिंग है, सर्कुलर रिंग है, उसके कारण उसके एक्सिस पे, तो मैं बना रहा हूं फिगर, देखिए। ये हमारे पास रिंग है, इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, इस पर चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका सेंटर यहाँ पे है और इसकी रेडियस गिवन है कैपिटल आर। अभी हमने सेंटर पर निकाला था, इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां पे हमने सेंटर पे निकाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई थी। अलग अलग सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पर निकालना सीख गए थे हम लोग। अब हम क्या निकालना है, इसके एक्सिस पर, अवे फ्रॉम द एक्सिस। मान लो हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, पॉइंट पी, इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अगर आप थोड़ा सा 3D में सोचेंगे, जैसा मैं एक वायर लेके समझाता हूँ आप लोगों को। ये मान लीजिए एक वायर है, सर्कुलर वायर है, पूरा सर्कुलर तो नहीं बन पाया है, चलिए। ठीक है, ये एक सर्कुलर वायर है, एक मिनट। हाँ, ये एक सर्कुलर वायर है, आपको दिख रहा होगा सर्कल पूरा। ठीक है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन पाया है लेकिन समझ जाइए, आप इसको इमेजिन कर लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है और ये इसकी रेडियस आर है, ये डिस्टेंस। और इससे सेंटर से जो है एक्स डिस्टेंस पे, ये वाली डिस्टेंस एक्स हो गई, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है। इस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने सेंटर पे निकाला था, सेंटर पे 0 आया था अगर आपको याद हो तो। यहां से ये रेडियस इसकी आर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे हमें इस पॉइंट पे यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कहां पर करना है हमें। ठीक है, सेंटर से अवे एक्स डिस्टेंस पे। तो हमें तो पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता नहीं है, हमें आता है पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर उससे डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेंगे डी क्यू, जिसे हम पॉइंट चार्ज बोल सके। और इस चार्ज की इससे डिस्टेंस जो है कितनी है, आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। इस चार्ज के कारण इसे अब हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है, कितना होता है, तो ये डी क्यू चार्ज है जिसके कारण डी ई। ठीक, और ये थीटा एंगल पर है, हमने मान लिया। ये जो किस एंगल पे है, ध्यान से देखिएगा, उस रिंग को इमेजिन करिएगा, थीटा एंगल पर ये है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इसको जो है दो कंपोनेंट में करते हैं, तो इधर आएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, डी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर इधर आएगा डी ई साइन थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब हम ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे भी एक डी क्यू चार्ज ले लें, यहाँ पर भी एक डी क्यू चार्ज ले लें, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी
और उसका डी कॉस थीटा इधर आएगा और डी साइन थीटा इधर आएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डी साइन थीटा। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एच डी ई साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, डी साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है, एक बिल्कुल सिमेट्रिसिटी की वजह से डी साइन थीटा, यहाँ पे अगर एक डी क्यू है तो यहाँ भी एक डी क्यू है, उसका डी साइन थीटा कैंसिल कर गए, यहाँ का लेंगे तो इधर भी एक मिलेगा चार्ज में। ठीक है, लाइन रिंग है, इसमें आपने देखा होगा जैसे इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ वाला एक डी क्यू सेम डी क्यू यहाँ पे मिलेगा, तो उसके कारण इधर इस वाले डी क्यू का डी साइन थीटा नीचे, और यहाँ से देखिए ऊपर वाले डी क्यू का डी साइन थीटा नीचे आएगा, और यहाँ जो नीचे डी क्यू हम लेंगे उसके सिमेट्रिकल, उसका डी साइन थीटा ऊपर आएगा, चाहे यहाँ पे लेंगे चाहे यहाँ पे लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, तभी डी क्यू के लिए जो एंगल थीटा हमने माना, ये वाला एंगल, सभी डी क्यू के लिए सिमेट्रिक फिगर है, तो थीटा सबके लिए सेम होगा कि नहीं, यहाँ पे लेंगे तो भी थीटा यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग एक सिमेट्रिक फिगर है, तो थीटा भी सबके सेम लिए सेम होगा, और एक्स भी सबके लिए सेम होगा, आर भी सबके लिए सेम होगा, तो यहाँ पे इस डी साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, तो ओवरऑल हमारे पास जो आएगा डी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, इसी को हमें इंटीग्रेट करके निकालना है। तो ईपी हम लिखें, ईपी क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ये डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। अब जो है डीई की वैल्यू लिखते हैं हम, चलिए डीई की वैल्यू यहाँ पे अलग से निकाल ले रहे हैं। डीई कितना हो जाएगा, डी क्या है, इस छोटे से डी क्यू चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो के डी क्यू, और ये पॉइंट चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डीई कॉस थीटा यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, ईपी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी, डीई की जगह पे रख देंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा सबके लिए थीटा सेम है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, के कॉन्स्टेंट्स है, आर कॉन्स्टेंट है, सभी चार्ज के लिए एक्स भी कॉन्स्टेंट है, एक्स तो सबके लिए सेम है ही, और सबसे जरूरी चीज जो ये आर डिस्टेंस है सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, फॉर ईच डी क्यू, फॉर ईच डी क्यू क्या क्या सेम है, स्मॉल आर, ये जो कैपिटल आर रेडियस तो सबके लिए सेम होगा ही, और एक्स, और एक चीज थीटा, सबके लिए थीटा सिमेट्रिकल फिगर है तो कहीं से भी आप देखेंगे थीटा सेम होगा, आर आर एक्स थीटा विल बी कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है एक्स, और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं पहले यहाँ पे हम जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, देखो डी क्यू की पोजीशन चेंज हो रही है, के कांस्टेंट है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा, थीटा जब कांस्टेंट है तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू बचेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू, तो ईपी क्या आ जाएगा, के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, के क्यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है ये वाला। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा क्या आ जाएगा
एक्स अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ई एट पी कितना हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये है एक्सिस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें मिल गया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। हमें बस क्या करना है, तरीका देखिए सब में सेम है, चाहे हमने सर्कुलर आर्क का निकाला हो और चाहे लाइन चार्ज का निकाला था वायर के कारण, सब में हमें हमारा तरीका वही है। डी क्यू हम एक छोटा सा चार्ज मानते हैं जो कि पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, सारे वेरिएबल को हम देखेंगे क्या क्या वेरी हो रहा है। जो वेरी हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट लगाते हैं। यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं था, सारी चीजें सभी इतना सिमेट्रिक फिगर है सर, रिंग जो है कि कुछ वेरिएबल मिल नहीं रहा था, डी क्यू वेरी कर रहा था हर जगह पे, तो डी क्यू इंटीग्रेट होकर क्यू हो गया। यहाँ पे हमें लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था उसमें हम लिमिट लगाते थे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक जो बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि किस पॉइंट पे जो है एक्स की वैल्यू जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक्सिस पर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम कितनी होगी, ये क्वेश्चन बनता है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये वाला रफ कर दूं। कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है, फाइंड एक्स वेयर ई फील्ड इज मैक्सिमम, also find maximum value ऑफ ई। ठीक है, तो पहले एक्स निकालेंगे। अगर देखिए कोई फंक्शन इस तरीके से हमें दिया गया है, ऊपर भी एक्स या फिर एक्स का फंक्शन है और वहां पे मैक्सिमम पूछा जा रहा है, ये वाला फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, किस एक्स पे, तो उसका जो आपने 11th मैथ में पढ़ा होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका, कि अगर उस फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करें, यानी कि डी पी ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको जीरो कर दें, तो वहां से जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, उसी पॉइंट पे जो है ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। डिटेल में पढ़ना है आप उसको मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखते हैं, याद करना है कि हमें इस फंक्शन को पूरे एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, और जहां पे आएगा जीरो कर देंगे, उसको जीरो के बराबर कर देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे डिफरेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से देख लीजिए। अगर u बाई वी, इस तरह से दो फंक्शन है, ठीक है, एक्स के फंक्शन u भी है, v भी एक्स का फंक्शन है, और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, मैथ वाले बच्चे तो पढ़े होंगे, जो बायो वाले बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उसको याद रख ले। u क्या है, मान लो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो नीचे सबसे पहले हमें नीचे वाले सेकंड फंक्शन का जो है स्क्वायर कर देना है, और ऊपर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस फिर सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये यू डी वी वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ये वही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, वी स्क्वायर यानी कि जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देते हैं। उसका स्क्वायर जब करेंगे, ध्यान से देखिए, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यूब। ठीक है, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए के क्यू जो है दोनों में कॉमन है, के क्यू जब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे u लिखेंगे तो उसमें भी के क्यू आएगा। यहाँ पे जब डी यू बाई डी एक्स करेंगे यानी ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें के क्यू बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और इसमें u तो हमें लिखना है तो इसमें भी इस वाले टर्म में भी के क्यू आएगा, तो के क्यू हम पहले से बाहर कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रख देना है। कितना रख देना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो के क्यू बाहर आ गया, कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर माइनस यू यानी कि ऊपर वाला फंक्शन लेना है, लिख देना है, तो के क्यू तो हमने बाहर निकाल लिया है, बचेगा यहाँ पे एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये नीचे वाले फंक्शन का। अब नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक्स का फंक्शन है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो 3/2 आ गया जाएगा, और इसकी पावर -1 करेंगे, तो 3/2 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा पावर, 3/2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, पावर 1/2 ही तो बचेगी, 3/2 में से -1 करेंगे, पावर 1 बचेगी, सॉरी, हाँ 3/2 -1 करेंगे तो 1 बचेगा, आप यहाँ पे करके देख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये 2/2 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगी पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1। ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, 3/2 आगे आ गया और 3/2 -1 किया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1। अब क्या करना है, अगर देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो हम इतना करके छोड़ देते, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस में है तो हमें अंदर जाके उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो अंदर जाके जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब इधर जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, और के क्यू नीचे जाएगा, 0 में के क्यू से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, ओवरऑल ये ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये दोनों उधर जाके 0 हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस क्या बचेगा, ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3/2 है इंटू 2x और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x² और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं इसको, कॉमन इसमें कुछ दिख रहा है आपको, कहीं पे गलती हुई है थोड़ी सी, 3 - 2, एक मिनट यहाँ पे 1/2 बचेगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 -1 करेंगे तो ये 1/2 आएगा, इसको ध्यान से देखिए, 3/2 -1 तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हम 1/2 पावर रहेगी। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ है, तो इसको हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बचेगा, आर स्क्वायर, अगर 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2, कॉमन ले रहे हैं ना इसको, तो कॉमन लेने का मतलब इसमें डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 से, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो पूरा बाहर हो गया है, तो 3x² इक्वल टू 0। अब देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो इसका एक मतलब निकलता है या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने सोल्यूशन किया होगा तो वहां पे ये कंडीशन बनती है, अगर दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो दोनों में से एक टर्म होना 0 होना जरूरी है। अब ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं 0 हो सकता, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अगर एक निगेटिव नंबर भी हम लेते हैं
तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और उसका स्क्वायर रूट 0 कभी नहीं हो सकता। तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता। अब ये वाला हमारे पास टर्म बचा, इस वाले को मैं 0 के बराबर कर देंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर लाके सॉल्व कर देता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, -3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस सॉरी -2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, और x इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, और x इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और √2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट टू। दो वैल्यू क्यों आ रही है प्लस माइनस में, इधर हम जब जाएंगे x में तो प्लस और इधर आएंगे तो माइनस, ये पूरा ऐसे सर्कल है, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, तो दो वैल्यूज आए हैं एक्स तो प्लस माइनस आर बाई रूट टू। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे इधर हम आए आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे, इसका रेडियस आर है, आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे इधर आए, चाहे आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे इधर आए, दोनों जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम अब मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस जो हमारा फार्मूला है उसमें एक्स की वैल्यू आर बाई रूट टू रख देंगे, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, रफ करें इसे। थोड़ी सी वैल्यू की यहाँ पे चर्चा कर लें, अगर हम x इक्वल टू 0 यानी कि x को घटाते घटाते, यहाँ से देखिए, अगर x को घटाते घटाते हम 0 यानी कि सेंटर पे आ जाए तो कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, जो कि हम पहले जब हम सर्कुलर आर्क के कारण निकाल रहे थे सेंटर पे, तो वहां पे पूरे फुल रिंग का हमने निकाला था तो 0 आया था। तो ईपी अगर हम x इक्वल टू 0 कर दें यानी कि एट सेंटर की बात कर लें, सेंटर पे कितना हो जाएगा, ईपी ई सेंटर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x को बढ़ाते जाएं यानी कि x इन्फिनिटी कर दें, तो x इन्फिनिटी अगर कर देंगे, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो e टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। जितनी दूर जाएंगे, क्योंकि x बढ़ता जाएगा, देखिए इसके हिसाब से x बढ़ने पे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये ज्यादा तेजी से घटाएगा और ओवरऑल ये करके 0 कर देगा। ठीक है, अब हमें एक और एजम्पशन, अगर मान लीजिए रेडियस जो है x की कंपैरिजन में बहुत कम है, अगर इसकी रेडियस इफ r बहुत कम है x के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर r इसकी रेडियस x के कंपैरिजन में बहुत कम है तो आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट, वी कैन नेग्लेक्ट आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर को 0 कर दिया हमने तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर हम रेडियस बहुत कम ले, इस रिंग का रेडियस कम ले और एक्स उसके कंपेरिजन में ज्यादा हो, तो ये पूरा रिंग जो है एक्सियल पॉइंट के लिए एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फार्मूला कहता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये एजम्पशन यहाँ पे लिया गया है कि रेडियस जो है बहुत कम है। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने की वैसे कोई जरूरत है नहीं आपको, चाहे तो आप बस इसी फार्मूले में एक्स की वैल्यू आर बाई रूट टू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पुट
x इक्वल्स टू r बाई रूट टू एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सर्कुलर रिंग के कारण देख लिया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे डाइपोल होता क्या है, या फिर स्टैंडर्ड डाइपोल हम बोलते हैं, स्मॉल डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैंडर्ड डाइपोल। स्टैंडर्ड डाइपोल क्या होता है? स्मॉल डाइपोल को हम, बहुत छोटे डाइपोल को स्मॉल डाइपोल। ठीक है, अब इसमें दो करने, पहले तो समझते हैं डाइपोल होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मान लीजिए दो सेम चार्ज, दो सेम वैल्यू के चार्ज है और अपोजिट नेचर के हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे अगर हो, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल हो। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक माइनस क्यू है और यहाँ पे एक प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? पूरे सिस्टम को डाइपोल। ठीक है, अभी हमने मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, अगर यहाँ पे एक मिड पॉइंट लें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी l, और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी l। ठीक है, अब 2l क्यों माना? आप l मान के भी चल सकते हैं, अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसमें मिड पॉइंट से डिस्टेंस ली जाती है, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 2l मान ले रहे हैं। आप चाहें तो l भी मान कर ले चल सकते हैं, फिर ये l/2 हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा। फिर जो है उसको रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट वो सेम आएगा, चाहे आप 2l मानिए चाहे l मानिए, उस पर डिपेंड नहीं करे। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है डाइपोल मोमेंट, इसको पहले समझ लेते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है? p। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है q इंटू 2l। ठीक है, q इंटू 2l। q क्या है? चार्ज। देखो सेम चार्ज होंगे तो उसके साइन के साथ नहीं, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है और उनके बीच की डिस्टेंस। अगर आपने 2l लिया है तो 2l रखेंगे, अगर l लिया है तो यहाँ पे q इंटू l रखेंगे। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होती है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है। p की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बात आपको याद है, निगेटिव से पॉजिटिव, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस ये कन्वेंशन है। आप केमिस्ट्री में डाइपोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव माना जाता है, कुछ लोग इसका लॉजिक देते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल को हमने डिफाइन कर दिया। डाइपोल क्या होता है? दो सिमिलर चार्ज यानी कि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर यानी कि अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब बहुत ही कम डिस्टेंस पे होंगे तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल के लिए एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है? क्यू इंटू 2l। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर यूनिट। ठीक है, चार्ज का कूलाम और डिस्टेंस का मीटर, तो ये हो गई यूनिट, यूनिट ऑफ डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पोजीशन बन सकती है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है,
3 पोजीशन में निकालना है। जो हमारे सिलेबस में 2 ही पोजीशन में है। इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर हम किसी पॉइंट पे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन में। इसके इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं भी हम निकाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। और इसके एक्सिस के अलोंग कहीं भी, या चाहे इधर हम जाएं चाहे इधर जाएं, तो ऑन द एक्सिस बोलते हैं, या फिर एक्सियल पॉइंट इसको बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और एक तीसरा होता है किसी जनरल पॉइंट पे हमें दे दे, ना तो इक्वेटोरियल ना तो एक्सियल, कहीं पे भी दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, तो उसके लिए जिसे हम जनरल पॉइंट पे बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल कैलकुलेट करते हैं, फिर जो है एक्सियल पे कैलकुलेट करते हैं, फिर किसी एक जनरल पॉइंट पे, तो स्टैंडर्ड डायपोल कहाँ पे? ऑन इक्वेटोरियल, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, और प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, पूरा इक्वेटोरियल एक प्लेन होगा, वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, -q, और यहाँ पे एक चार्ज होगा +q। तभी डायपोल बनेगा, एक माइनस होगा एक प्लस, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, और ये हो गया मिड पॉइंट आपका। मिड पॉइंट से ये l हो जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस भी l हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2l है। मिड पॉइंट से हमने माना x डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितनी है? x। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, +q -q छोटे चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है KQ/r²। बस डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे अगर डायरेक्शन देखिए मिड पॉइंट पे है तो दोनों से डिस्टेंस सेम होगा, किसी भी मिड पॉइंट पे, दोनों की मिड पॉइंट पे हम जो ट्रायंगल बनता है वो सिमिलर ट्रायंगल बनता है। आपने थोड़ी सी अगर 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है तो एक सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है x, और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे मिड पॉइंट पे। तो ये दोनों डिस्टेंस अगर r इसको बोले तो ये भी r, ये भी r होगा। ठीक है। और r की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, √x² प्लस l², ये भी हो जाएगा √x² प्लस l²। अभी हम r मान के चलते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। अभी r मान के चलते हैं। तो अब दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और उनकी डायरेक्शन देखते हैं क्या होती है। दोनों चार्ज, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक। इस -q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे टूवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसे बोल देंगे E। ठीक है। और इस प्लस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस डायरेक्शन में होगा, वैल्यू सेम होगी क्योंकि सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस माइनस तो लिखा नहीं जाता इलेक्ट्रिक फील्ड में, और सेम डिस्टेंस पर भी है, तो वैल्यू दोनों की सेम है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम, और एक वर्टिकल लाइन। ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों का कंपोनेंट करते हैं, एक जो है दोनों ये है, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा ई कॉस थीटा, ध्यान से देखिए ई कॉस थीटा, और इसके सॉरी, ये ई कॉस थीटा इधर आएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा आता है ना, तो इस बार ई कॉस थीटा इधर आएगा, और इसके इधर आएगा ई साइन थीटा। ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि -q के कारण है, ध्यान से देखिए, मैं बार बार इसको पूरा कंप्लीट लिख नहीं रहा हूँ आप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, इस तरह से लिख कर आप डिटेल में कर सकते हैं। -q के कारण टूवर्ड्स द चार्ज है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा इधर, ये हो गया थीटा, एक्स डिस्टेंस है, इसका ई कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ई कॉस थीटा दिख रहा है। ठीक। और ई साइन थीटा इधर आ जाएगा, एक और ई साइन थीटा, ई साइन थीटा यहाँ पे, तो ओवरऑल कितना हो गया इधर, ये हो गया 2 ई साइन थीटा। और ये ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ई की वैल्यू तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और ये डिस्टेंस भी सेम है,
ठीक है, यहाँ से आर है, यहाँ से आर है, तो नेट जो ई कॉस थीटा विल कैंसल ईच अदर। ठीक है, ई कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, टू ई साइन थीटा, ई एट पी, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पॉइंट पर टू ई कॉस थीटा। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे। अब हम ई की वैल्यू रख सकते हैं, पॉइंट चार्ज ई की वैल्यू कितना, चाहे इसके कारण निकाल लीजिए चाहे इसके कारण, दोनों का सेम होगा। तो क्या होगा, टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ये पॉइंट और उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता है, आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, एक्स अपान हाइपोटेन्यूज है आर, यानी कि एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने सही निकाला है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ई पी इक्वल टू टू के क्यू एक्स एक्स, एक मिनट यहाँ पे टू ई साइन थीटा है ना, हमने कॉस थीटा लिख दिया है, ध्यान रखिए आप इस चीज का, साइन थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया था, हमने कॉस थीटा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें, साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है एल, एल अपान आर, यानी कि एल अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू रख देते हैं, टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो के क्यू, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू हमने लिया है, के क्यू इंटू टू को एल के साथ लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर वन, और यहाँ पे पावर वन बाई टू, तो वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा थ्री बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, और क्यू इंटू टू एल, अभी हमने डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था, क्यू इंटू टू एल क्या होता है, पी के बराबर, तो ई पी कितना हो जाएगा, के पी। ठीक है, क्यू इंटू टू एल क्या हो गया, ये हो गया पी के बराबर, डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और थ्री बाई टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन हम लगाते हैं, एक्स जो है, इफ कहाँ पे लिख दूं मैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ उसको, लिख रहा है यहाँ पे, इफ एक्स जो है बहुत बड़ा हो किससे कंपैरिजन में एल, जो कि होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस डाइपोल तभी बनता है जब इनके दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी हो। ठीक है, तो एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और एक्स एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, तो ई एट पी यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, के पी बाई स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, तो ये बचेगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी कि मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ईपी इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब। ज्यादा देखिए बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें दोनों पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है, पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का हमने कंपोनेंट किया, ई कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू ई साइन थीटा हो गया दोनों के कारण, और टू ई साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा क्योंकि पॉइंट चार्ज है दोनों,
जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? अच्छा, टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है किस डायरेक्शन में, यही तो आ रही है 2e sin थीटा, ठीक है। और जो डाइपोल मोमेंट है इसमें केपी, सॉरी पी, तो पी की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर ये पी की डायरेक्शन है और ये ई की डायरेक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, पी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर आ रही है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई इक्वल टू, एक यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे क्योंकि पी के अपोजिट डायरेक्शन में के, पी वेक्टर के साथ लिख देंगे एक्स क्यूब। दिख रहा है यहाँ पे आपको 6, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, टू द डाइपोल मोमेंट। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हमें देखना है एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, रिवर्स करके देखिए तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। याद भी रखना है इसको, केपी अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मिड पॉइंट से उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, केपी अपॉन एक्स क्यूब। और पी क्या है, डाइपोल मोमेंट। अब दूसरा वाला हमें क्या करना है, ऑन एक्सियल पॉइंट। सेकेंड, ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाइपोल बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया। इनके बीच की डिस्टेंस 2l लेंगे और ये डिस्टेंस हो जाएगी l, और ये भी डिस्टेंस l। टोटल डिस्टेंस 2l है। इससे मान लीजिए हमने मिड पॉइंट से डिस्टेंस, देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट में भी हमने मिड पॉइंट से डिस्टेंस x लिया, तो एक्सियल पॉइंट में भी यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने मान लिया x, मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा तरीका हमारे पास वही, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, और उनका वेक्टर सम देखते हैं। अगर जैसे उसमें कंपोनेंट करके किया था, तो इसके कारण हम प्लस क्यू के कारण मान ले रहे हैं E1, ठीक है। प्लस क्यू के कारण हमने क्या माना, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। और माइनस क्यू के कारण, देखिए प्लस क्यू के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, माइनस क्यू के कारण क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज होगा। तो इस डायरेक्शन में E2 हम मान ले रहे हैं इसको। माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 बोल दे रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस क्यू वाला ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वैल्यू तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन इधर कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो इस पॉइंट, इस चार्ज से प्लस क्यू से वो पास में होगा, और एक्स इसके लिए अगर डिस्टेंस कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी इससे, माइनस क्यू से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी पर जो बनेगी वो बन जाएगी E1 माइनस E2। वेक्टर सम करना है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ज्यादा वाले में से कम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। अब E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं। E1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, E1 यानी कि प्लस क्यू के कारण, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस प्लस क्यू से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, यही तो डिस्टेंस हमें लिखनी होती है। के क्यू बाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू क्या होती है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस है, टोटल एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। और ये है एल, अगर एक्स में से हम एल को माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, यही वाली डिस्टेंस तो बचेगी, ये एक्स और ये एल, इतना माइनस कर दें तो यही डिस्टेंस बचेगी, यानी कि एक्स माइनस एल बचेगी ये डिस्टेंस, ठीक है। तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, E1 माइनस E2 क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर किसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
ये x है यहां से माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये x है, ये इतना x है और ये l है। तो दोनों को जोड़ दें अगर x और l को, तो माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी कि नहीं? ध्यान से देखिए, ये x है और ये इतना l है, तो x प्लस l, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये जो आएगी हमारी कितनी आएगी? x प्लस l। E2 में क्या लिखेंगे? के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। के क्यू कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पी तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे एलसीएम लेके जैसे मन करे। एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो सारी चीज साइन बदल देगा ये, तो मैं डायरेक्ट साइन के साथ देखो इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lx, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा, फिर ये माइनस एल स्क्वायर कर देगा और माइनस 2lx को प्लस 2lx कर देगा ये। ठीक है, नीचे देखिए, इन दोनों को एक साथ लाके अगर हम होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर कर सकते, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, क्या क्या बचेगा? देखिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर 2lx प्लस 2lx हो जाएगा 4lx। एक मिनट, हमने यहाँ पे के क्यू छोड़ दिया है, के क्यू कॉमन लिया था, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। के क्यू, ठीक है, क्या बचा? 4lx। ई पी इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2lx प्लस 2lx, ये हो गया 4lx अपॉन, फिर से वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने पिछली बार लगाया था कि l जो है बहुत छोटा है या फिर x जो है, यहाँ पे लिख लेना x इज ग्रेटर देन l, तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम जीरो कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, टेंस टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, 4 को 2 इंटू 2 कर दे रहा हूँ, 2k क्यू इंटू 2l। क्यों कर रहे हैं आपको अब तो पता चल ही होगा, क्योंकि q इंटू 2l होता है p, डाइपोल मोमेंट। तो 4 को हमने 2 इंटू 2 कर दिया, 2 आ गया अपॉन, यहाँ पे क्या बचा? एक्स क्यूब बचा है, एक एक्स से एक्स कट चुका है, तो कितना आ जाएगा? चलिए यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ई पी कितना हो जा रहा है? 2k, 2k क्यू इंटू 2l क्या हो जाएगा? p अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे कितना आ रहा है? 2kp बाई एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल पे कितना आया था? kp बाई एक्स क्यूब। अब जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें अगर, वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा? ई पी, अब यहाँ पे देखिए, ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज है, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1 में से E2 घटाएंगे, E1 बड़ा है तो ओवरऑल इधर ही तो आएगी, ओवरऑल इधर ही तो आएगा। और डाइपोल मोमेंट यानी कि P की डायरेक्शन माइनस से प्लस, दोनों की डायरेक्शन माइनस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी EP आ रही है उसकी भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो सीधा सा हम इस पे वेक्टर लगा देते हैं 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में आया था तो माइनस लगाया था, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और लिख देते हैं डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, दिख रहा है ना, विल बी सेम एज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया था, केपी बाई एक्स क्यूब, और एक्सियल पॉइंट पे कितना आया, 2 केपी बाई एक्स क्यूब। डायरेक्शन दोनों में क्या था, इक्वेटोरियल पॉइंट में अपोजिट टू द डाइपोल, और इसमें क्या है, सेम एज डाइपोल, जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। आप इधर करेंगे, ठीक। तो अब हम एक जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। ये दोनों इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम में, जेईई मेंस और नीट में फार्मूले आपको याद होने चाहिए और डायरेक्शन कंफर्म होना चाहिए। अब जो हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम्म, चलो, एक जनरल पॉइंट थर्ड है, ये आपके बोर्ड वाले सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड जो है कंपटीशन एग्जाम में मिल जाता है, तो इसको मैं करा दे रहा हूँ एज जनरल पॉइंट। यानी कि एक हमारे पास जो, समझिएगा ध्यान से इसको कैसे किया गया, माइनस क्यू और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज दिया गया, डाइपोल बन गया, ये एल और ये एल, ठीक है। तो इससे हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लिया, एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया। अब अगर हमें यहाँ कहीं पर दे दिया जाए, तो यहाँ तो हमें नहीं आता, मान लीजिए इससे एक्स डिस्टेंस पे हमें दे दिया गया, एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ से एंगल थीटा, ठीक है। अब हम थीटा को बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट है पी, और ई पी हमें कैलकुलेट करना है, ई पी बताना है ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल के कारण पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, तरीका, अब एक तो वो तरीका हो गया किसके कारण इसके कारण निकालें, वेक्टर सम करें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे। तो हमें पी की डायरेक्शन अगर पता है, पी की डायरेक्शन, पी क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम अगर पी लिखें, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस डायरेक्शन में, तो एक डाइपोल हमें दिया है, डाइपोल से थीटा एंगल पे, देखिए डाइपोल से अगर पी डाइपोल है, उससे इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर हमें निकालना है एक्स डिस्टेंस पे, तो के पी बाई एक्स क्यूब था, डाइपोल से एक्स डिस्टेंस इक्वेटोरियल प्लेन में, तो के पी बाई एक्स क्यूब, और एक्सियल प्लेन में 2 के पी बाई एक्स क्यूब, डाइपोल पी के कारण। तो यहाँ पे हम इसको डाइपोल का दो कंपोनेंट कर देते हैं, इधर कंपोनेंट करेंगे उस डायरेक्शन में, थीटा एंगल के डायरेक्शन में, तो इधर आएगा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा पी साइन थीटा। अब हम इसको भूल जाते हैं, प्लस माइनस की भूल जाते हैं, हमारे पास दो डाइपोल है, एक है पी कॉस थीटा और एक है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है। तो पी कॉस थीटा के कारण यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ड्यू टू पी, ड्यू टू पी कॉस थीटा, ठीक है। अब सिंपल सा एक डाइपोल पी कॉस थीटा है, और उससे पॉइंट पी पर हमें निकालना है, कितना डिस्टेंस है ये, एक्स, तो हमें पता है। अच्छा ध्यान से देखिए, पी कॉस थीटा के लिए जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है वो एक्सियल है या इक्वेटोरियल, पी कॉस थीटा के डायरेक्शन में ही तो है। यहाँ पे जब हमने किया था माइनस क्यू प्लस क्यू लिया था, तो यहाँ वाला पॉइंट लिया था, ये पी की डायरेक्शन थी, और उसके सामने ही तो ये पॉइंट था, तो एक्सियल पॉइंट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी जो है एक्सियल पॉइंट है, फॉर पी कॉस थीटा, और पी कॉस थीटा पॉइंट पी इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है, कितना होता है,
टू के पी बाई टू के पी, यहाँ पे पी नहीं, पी कॉस थीटा, क्योंकि हम पी कॉस थीटा के कारण लिख रहे हैं, टू के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, कितना आ गया, टू के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब, ये इसके कारण। ठीक है, चलिए इसको मैं E1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, E1, तो पी कॉस थीटा के कारण E1, E1 ड्यू टू पी कॉस थीटा फॉर पी कॉस थीटा पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट। अब इसकी डायरेक्शन बताइए, पी कॉस थीटा के कारण ये एक्सियल पॉइंट पे है, ध्यान से समझिएगा, पी कॉस थीटा के कारण ये पॉइंट पी एक्सियल पॉइंट पे है, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 माना है, और उसको फार्मूला लिख दिया टू के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यूब। डायरेक्शन क्या होती है एक्सियल पॉइंट में, अभी अभी लिखा था हमने, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, इधर की तरफ पी का एक कंपोनेंट इधर आया था ना, तो इधर की तरफ पी कॉस थीटा है, तो E1 जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। डायरेक्शन समझना, ये सारा खेल यहीं पे है। ठीक है, अब पी साइन थीटा की बात करते हैं, E2 ड्यू टू पी साइन थीटा। ठीक है, हमने माना इसे E2 माना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब यहां से देखिए फॉर पी साइन थीटा, ये पॉइंट कैसा है, ये पी साइन थीटा हो गया, इसके परपेंडिकुलर है ना इसके, तो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, फॉर पी साइन थीटा, पॉइंट यहां पे लिख दिया पॉइंट पी, पॉइंट पी इज इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, पी साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर है, तो इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल में हमने फार्मूला क्या आया था, केपी बाई एक्स क्यूब, तो केपी, पी की जगह पे पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के कारण निकाल रहे हैं ना, तो के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन समझनी होगी हमें, इक्वेटोरियल में क्या था, अपोजिट टू द डाइपोल, तो डाइपोल पी साइन थीटा इधर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट, ठीक है, इस पॉइंट पे इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में बनेगी। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन का ही खेल है इसमें। ठीक है, ये हो गया E2। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ईपी, ईपी पर जो नेट इलेक्ट्रिक अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। चलिए मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 कितना है, E1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए 2 k p कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस E2 कितना है, के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, केपी बाई एक्स क्यूब, केपी बाई एक्स क्यूब दोनों कॉमन है, तो केपी बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर कॉमन लेंगे, और उस पे स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, केपी बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ईपी कितना हो जाएगा, के पी बाई एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसका ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर है ना, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो केपी बाई एक्स क्यूब बाहर आ चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से अलग कर देते हैं, केपी बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा को इस पे मैं लिख देता हूँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ दिया तो 3 + 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही तो लिखा गया है। अब इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ईपी केपी बाई एक्स क्यूब, केपी बाई एक्स क्यूब अंडर रूट
अंडर रूट ये हो गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका फॉर्मूला जनरल पॉइंट पे। आप चाहें तो पहले जनरल पॉइंट अगर कर लें, हालांकि पहले इन दोनों को करना पड़ेगा तभी हमें ये कॉन्सेप्ट आएगा कि डायरेक्शन किधर है किसकी। अब यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा, थीटा 90 रखिए, थीटा 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये अंडर रूट 1 आ जाएगा, रूट का 1 का स्क्वायर 1, तो केपी बाई एक्स क्यूब जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया था, केपी बाई एक्स क्यूब। और एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा जीरो, एक्सियल पॉइंट यानी कि ऐसे थीटा को कम करते जाएंगे जीरो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे 90, तो जब 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 के पी बाई एक्स क्यूब जो कि हमारा एक्सियल पॉइंट पे आया था। ठीक है, तो आज आपको कितने फार्मूले याद करने हैं, इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे के पी अपॉन एक्स क्यूब, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन इसमें क्या था, अपोजिट टू द डाइपोल, और इसमें था एक्सियल में, एक्सियल पॉइंट पे 2 के पी बाई एक्स क्यूब, और इसमें था इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। और जनरल पॉइंट पे कितना आया था, के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले डाइपोल से रिलेटेड, तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिए। और हमने एक रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, कितना आया था, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।